स्मिता शर्मा हूँ। ये समय IBN सिविल पर है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्न का। सहारनपुर अभी शांत हो ही रहा है कि अब मेरठ के इस गांव को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा है। वजह है एक लड़की का गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से सोशल मीडिया तक इस गैंगरेप धर्म परिवर्तन कांड के बाद बवाल मचा हुआ है। पुलिस 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच जारी है, फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। धर्मांतरण को लेकर के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके संबंध में एक एफिडेविट भी प्रस्तुत किया गया है। हम लोग उस एफिडेविट की गहनता से जांच कर रहे हैं। पुलिस जांच के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है। पीड़ित लड़की इंसाफ का इंतजार कर रही है और सियासी दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो, मैं भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर प्रशासन नियमानुसार निष्पक्षता के साथ काम करे और अपराधी है, उसकी जाति, धर्म और पंथ कोई भी हो, इस सिद्धांत का पालन करे, तो ये सब घटनाएं रोकी जा सकती हैं। जांच होना बहुत जरूरी है और 2-4 दिन के अंदर ही इसका निस्तारण भी होना चाहिए, क्योंकि आरोपों का जो स्वरूप है वो बहुत गंभीर है। इस बयानबाजी के बीच प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी पर कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार नहीं चला पा रहे। आखिर क्यों यूपी में एक के बाद एक शहरों में धर्म से जुड़ा तनाव पैदा हो रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। आखिर इस हिंसा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश का यूपी में होने वाले उपचुनावों से कोई रिश्ता है? चिंगारी को अगर शुरू में ही बुझा दिया जाए तो उसे भीषण आग में तब्दील होने से रोका जा सकता है, लेकिन ये छोटी और सीधी सी बात उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को समझ में नहीं आती। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही वारदातों के जरिए नफरत की चिंगारी भड़काई जा रही है, जो बाद में हिंसक घटनाओं का रूप ले लेती है। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सांप्रदायिक दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश 247 हिंसक घटनाओं के साथ टॉप पर है। इस साल भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। फिलहाल ताजा मामला मेरठ का है, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप और उसका जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद मेरठ में तनाव का माहौल है। साफ है, धर्म के नाम पर रोटी सेकने वालों को सियासत करने का एक और मौका मिल गया है। तो आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय, मेरठ का गैंगरेप धर्म परिवर्तन कांड। और इसी से निकलता है आज का सवाल, क्या उपचुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की फिजा बिगाड़ी जा रही है? तो अगर आपको लगता है कि इसमें एक डिलिबरेट साजिश है, टाइप कीजिए PKP स्पेस Y। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मौजूद हैं विशेष मेहमान। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल और कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी। इसके अलावा BSP और सपा के नेताओं से भी हम संपर्क साधने की आगे कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में उनके शामिल होने की बात है, लेकिन फिलहाल अपने पैनलिस्ट का रुख करने के पहले हम दर्शकों के कुछ सवालों को शामिल करेंगे। लखनऊ से मुकुल ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं मुकुल का सवाल। छोटी मोटी घटनाएं जिन्हें पुलिस प्रशासन की सक्रियता से रोका जा सकता है, उन्हें सांप्रदायिक रंग देने से क्यों नहीं रोका जा रहा? उधर मेरठ से सरकारी कर्मचारी विजेंद्र कुमार ने सवाल पूछा है। यूपी गवर्नमेंट की बदहाली का राज एक सियासी दांवपेच है या कोई और कारण है इसका? ट्विटर पर अमित सिंह ने लिखा है कि मेरठ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक इसके पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं उस वक्त तक नेताओं को बयानबाजी करने से बचना चाहिए। और उत्तराखंड से सामाजिक कार्यकर्ता पारस मौर्य ने फोन कर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है पारस का। मेरा मानना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब चुनाव उपचुनाव जो हो रहा है ना, उनके कारण ही हो रहा है। क्योंकि इनमें पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपना फायदा पाना चाहती हैं, सीटें जीतना चाहती हैं, ताकि जब जरा सीट हो अपनी राजनीति चमका सके, सीटें जीत सकें। सुधांशु मित्तल जी, आप कैसे देखेंगे? क्या आप मानेंगे कि ये सीधे तौर पर जो है एक राजनीतिक इसमें साजिश भी नजर आती है? अगर हम आंकड़ों की बात करें उत्तर प्रदेश में, जो कुल मिलाकर 2013 में दंगे हुए हैं, 823 कम्युनल इंसिडेंट्स देश भर में, 30% दंगों के मामले उत्तर प्रदेश में अकेले सामने आए। अगर 133 लोग मारे गए देश भर में, तो इनमें से 58% लोग उत्तर प्रदेश के दंगों में मारे गए। उत्तर प्रदेश की जो फिजा बार बार बिगाड़ी जा रही है, बिगड़ रही है, इसके पीछे क्या सियासी साजिश नजर आती है? तुष्टीकरण की राजनीति और जातिवाद की राजनीति, जब यही आपका राजनीतिक धर्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रशासन में
निष्पक्षता और न्याय के प्रति समर्पण दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जात और आपका धर्म देख के अगर चीजों के प्रति नजरिया रखा जाएगा तो यही होता है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जी की सरकार से और अखिलेश यादव से लोगों को ये उम्मीद थी कि यहां पे अराजकता का माहौल नहीं होगा, कानून व्यवस्था जो है सुदृढ़ होगी और शायद एक नई सुबह होगी। लेकिन जातिवाद और धर्मनिरपेक्षता की जगह छद्म धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकवाद, इन दोनों की जो कुरीति है और इन दोनों का जो कुशासन है, इससे जो है उत्तर प्रदेश का सारा माहौल खराब कर दिया। लेकिन सुधांशु जी, आपको कहना चाहता हूं जी, एक मिनट बस खत्म जी। रोज यूपी में आप देख रहे हैं रेप, क्राइम कैपिटल तो लखनऊ छोड़ दीजिए, यूपी क्राइम स्टेट बना हुआ है इस समय देश का। उसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। क्यों? जब आप प्रशासन में क्षमता ना देख के जात देखेंगे, धर्म देखेंगे, कोई अपराध हुआ तो आप उसके पीछे फिर जात और धर्म देखेंगे। न्याय जिसको कहते हैं न्याय पक्ष ना देख के आप धर्म और जात का अगर खेल करेंगे तो और क्या होने वाला है। वैसे ये आरोप और आखिरी में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। थोड़ा सा संक्षेप में सुधांशु जी, दूसरे पैनलिस्ट भी हैं मेरे साथ शो पर, प्लीज। जी जी जी। नहीं सुधांशु जी, ये जो आरोप आप बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति की, धर्म की राजनीति की, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग सकते हैं। अगर हम इन्हें उपचुनावों से भी जोड़कर देखें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 249 जगह पर जो है, जहां 5 सीटों पर पोलिंग होनी है, आने वाले चुनाव में उपचुनाव होने हैं, वहां 259 अभी तक जो है कम्युनल राइट्स के मामले आए हैं। अवध में 53 कम्युनल राइट्स के जो है मामले आए हैं, जहां पे लखनऊ ईस्ट की सीट पर पोलिंग हो रही है। तो ये तो आपकी पार्टी पर भी लग सकता है कि आप लोग भी एक विशेष कार्ड खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा है, प्रशासन में हम नहीं, धर्म के जो झगड़े ये हो रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से हो रहा है, इसमें हमारी क्या भूमिका है और इन चुनावों से क्या, इसको फिर मैं कह रहा हूं, देखिए आप असली जो प्रशासनिक कुरीतियां हो रही है उनको अगर आप चुनाव से जोड़ के इसको राजनीतिक रंग देंगे तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक राज्य की सरकार अपना राजधर्म भूल के, जहां पे उसको इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो उसको भूल के वो जात की और धर्म की जब लड़ाई लड़ रही है तो उसको आप बहाना दे देंगे ये कह के कि ये जो है उपचुनावों से संबंधित चीज है। इससे क्या लेना उपचुनावों का? इस लड़की का जो रेप हुआ है इसका उपचुनाव से क्या लेना? धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसका उपचुनाव से क्या लेना? चलिए, आप कह रहे हैं उपचुनाव से नहीं लेना देना, राजनीतिक रोटियां क्या आप कह रहे हैं उपचुनावों से लेना देना नहीं, लेकिन ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है। हम सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, पिछले 10 से 12 महीनों में लगातार जिस तरीके से फिजा बगड़ी है, इन चुनावों के बाद में भी 16 मई के चुनावी नतीजे के आने के बाद भी कम्युनल राइट्स के मामले सामने आए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, आपको लगता है कि इन्हें सियासी साजिशों से जोड़कर देखना गलत तरीका है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो मैं कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण की जगह ये जो सरकार है, प्रशासनिक दिवालियापन, सरकार का दिवालियापन और जो गंभीर अपराध हैं, बलात्कार, हत्याएं और कानून व्यवस्था का बिगड़ना, ये सारे मामले किसी धर्म के मामले से जोड़कर न देखकर, बल्कि वहां सरकार का संपूर्ण रूप से विफल होना, अपराधियों का वहां के प्रशासन पर काबिज होना, ये सारी समस्याओं के जड़ में है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़कर या जाति बिरादरी के साथ जोड़कर देखना गलत होगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, अब जैसे बलात्कार की घटनाएं केवल एक धर्म के महिलाओं के साथ नहीं हो रही हैं या एक अमुक जाति की महिलाओं के साथ नहीं हो रही हैं, ये अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी हैं, जातियों के साथ भी हैं। और केवल एक जाति के लोग दूसरी जाति के खिलाफ, धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के खिलाफ, ये दृष्टिकोण से देखकर हम सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। सरकार, ये जरूर मैं मानता हूं, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण रूप से विफल है। सुधींद्र जी, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि एक तरफ जहां प्रशासनिक जो है वो खामियों की तो बात हम कर ही रहे हैं, उससे तो कोई उस पर दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर जिसे हम कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, यहाँ तमाम राजनीतिक दलों के अपने हितों की बात भी हो सकती है, अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स की भी बात हो सकती है। जब कलराज मिश्रा आकर बयान देते हैं कि भाई जो लोग हिंसा में शामिल हैं वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये एक पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट होता है। आजम खान जब आकर कहते हैं कि सहारनपुर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, इस प्लान को आपने RSS हेडक्वार्टर्स में हैच
अटैच किया। क्या ये सारे राजनीतिक दलों की कोशिश नहीं है कि बिगड़े हुए माहौल को आप और बिगाड़े ताकि आपको राजनीतिक फायदा हो सके? देखिए, देश और समाज में समरसता और सद्भाव ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और संविधान हमारे लिए इस बात के लिए जोर देता है कि हम इन मूल्यों का अपने रोज रोज के दिन में आचरण प्रस्तुत करें। अगर हम इसके विपरीत कोई भी कदम उठाते हैं, ये संविधान के कानून के विरोध में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने निजी हित या संकीर्ण हितों के लिए इतना छोटा हमको दायरे में अपने आप को नहीं फांसना चाहिए। हमें थोड़ा व्यापक मन से, बड़े दिल के साथ जो असली समस्या है, जो असली समस्या वहां पर हमारे सरकार का विफलता है, वहां पर अपराधियों का सशक्तिकरण हुआ है, इस वजह से सारी उत्तर प्रदेश के अंदर ये समस्याएं बढ़ रही हैं। सुधींद्र जी, आप जो बातें कह रहे हैं बेहद ही खूबसूरत बातें हैं, होना तो कुछ वैसा ही चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि हमें इंतजार था कि समाजवादी पार्टी के साहिब सिंह सैनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी तक वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। हमें इंतजार रहेगा कि आगे कब वो जुड़ते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, प्रशासनिक खामियों की भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की कोशिशें नहीं है? सहारनपुर में जो कुछ हुआ, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ, चार्जशीट नहीं, उसमें खुद कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहर्रम अली पप्पू का भी नाम सामने आया। तमाम दल, हर किसी की कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के साथ इंटरेस्ट है कि उनको कोई फायदा हासिल हो सके, अगर धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा सकता है उत्तर प्रदेश को। तो देखिए, पहले तो मैं उस मेरठ की युवती की बात करना चाहती हूँ जो बहुत ही बुरे वक्त से गुजरी है, और जो उसने आरोप लगाए हैं, उस 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो उसकी तरफ से जो उभर कर अखबारों में आ रहा है वो बलात्कार का है, दूसरा उसके धर्म परिवर्तन का आ रहा है, और तीसरा कहीं ना कहीं मानव तस्करी का भी बात आ रही है। अब ये तीनों भारतीय हमारे कानून के अंतर्गत बहुत संगीन जुल्म है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत त्वरित तरीके से जांच करके और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई शासन को करने की आवश्यकता है। अगर शासन लचरपन दिखाता है तो ये माना जाएगा कि वो इन हालातों को काबू करने में अक्षम है और नहीं करना चाहता है। और दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि क्या ये जो मसला है ये हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच का विषय है, या फिर इसको हम धर्मांतरता की ओर ले जाएं, या इसको हम कम्युनलाइज करें। मैं सीधे कहना चाहती हूँ कि ये सांप्रदायिक मुद्दा बाद में है, पहले महिला की अस्मिता का प्रश्न है। और मुझे जो लग रहा है डिस्कशन से, सुधांशु जी जो बोल रहे थे, मुझे यही उम्मीद थी बीजेपी से। उन्होंने सीधे लाके इस मुद्दे को धन पे बैठा दिया। उन्होंने उस महिला की पीड़ा, उसका रेप, उसकी संभवतः होने वाली तस्करी को छोड़कर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी। मैं यही अपील करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा यूपी रेप कैपिटल है, तो इनसे कहिए कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कई ज्यादा रेप होते हैं। हम महिलाओं के विषयों पे आते, अगर धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, गैर कानूनी है, सख्त कार्रवाई करो। अगर उसका रेप हुआ है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मानव तस्करी की बात आती है तो इसकी और गहन जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि लाखों लड़कियां नेपाल से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की लड़कियों को गल्फ कंट्रीज में भेजा गया है, और एक प्रदेश से नहीं, अनेकों प्रदेशों से। रीता जी, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ बीच में। रीता जी, आप जहां इस मेरठ केस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बड़े तस्वीर की भी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जहां हमने पिछले दिनों छोटे छोटे मुद्दे पर भी जो है सांप्रदायिक हिंसा को होते हुए देखा है, वो भले ही किसी म्यूजिक प्लेइंग को लेकर बर्थडे पार्टी में, उससे लेकर कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, कोई बाइक सवारों को लेकर कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, छोटे छोटे मामले जहां एक कम्युनल सांप्रदायिक चिंगारी में भड़क गए हैं, वहां ये मामला भी कल की तारीख में एक सांप्रदायिक दंगे का रूप नहीं ले लेगा, इसकी कोई गारंटी इस वक्त नहीं है। इसलिए मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या राजनीतिक दलों की भी कोशिश नहीं है यहाँ पॉलिटिकल डिविडेंड्स गेन करने की? सारे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें संघ परिवार का बहुत बड़ा हाथ चल रहा है। आप उठाकर आज देखिए अखबारों की रिपोर्ट्स, और वो एक दंगे वहीं हो रहे हैं या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अभी दंगे सब नहीं है। अगर कहीं दो व्यक्तियों में क्लैश है, उसको भी दंगे का रूप दे रहे हैं, उसको भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही, आप देखिए यहाँ जो मुरादाबाद में कांड में हुआ, 60 या 65 लोग जेल में। सुधांशु जी से पूछिए कितने लोग लोकल हैं, कितने लोग उस गांव के हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। दूसरे जनपदों से लोगों को आना, जहां पर भी कहीं थोड़ी संवेदनशील स्थिति हुई है उसको भड़काना, और भड़काकर ऐसी परिस्थितियां खड़ी करना कि उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग आए। इससे तो बचने की कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको रोके। कांड के मामले में बहुत बड़ा, मैं उदाहरण दे रही हूं आपको, इनसे पूछिए जो लोग जेल में बंद हैं
क्या उनमें से कोई भी गांव का लड़का है जिस गांव में ये दंगा हुआ है? चलिए मैम, सब मैम बाहर के आपने आरोप लगाए हैं, असम सुधांशु परिवार जी के से हम लोग हैं जो रिएक्शन आप लेंगे। बंद सुधांशु जी प्लीज रिएक्ट। स्मिता जी, मैं तो हैरान हूं कि रीता जी जैसी बुद्धिमान और सशक्त नेत्री किस बेबुनियादी बात को ऐसे कैसे रख सकती है। मैं तो, मेरी तो कल्पना के बाहर था। रिपोर्ट आ रही है संघ परिवार का हाथ है। कौन सी रिपोर्ट आई है भाई? कौन सी आईबी की रिपोर्ट आई है? कौन सी जांच की रिपोर्ट आई है? कौन सी कुछ आई है? अगर हम लोग बोलते समय या इल्जाम लगाते समय कोई संयम नहीं बदलेंगे तो अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। मैं दूसरी बात आ रहा हूं, इस समय प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल इतना खराब हो गया है कि बार बार दंगे हो रहे। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दंगे हो रहे हैं? और प्रशासन जो है उसका लचर व्यवहार क्यों है? क्यों प्रशासन में इतना सक्षमता नहीं होनी चाहिए कि कोई दंगा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है? और दंगों के जेनेसिस में जाइए, बार बार किन कारणों से हो रहा है। और मुझे डर है ये जो धर्मांतरण वाला विषय आया है, ये और जो है इसकी गंभीरता को बढ़ा रहा है। मुझे डर है कि इस तरह से और सांप्रदायिक माहौल जो है प्रदेश का खराब होने वाला है। चलिए, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं, आप कल्पना करिए, इसका परिप्रेक्ष्य समझिए। एक कल्पना करिए, वर्ड ओवर एंटी कन्वर्जन एक्ट, इसकी मांग कौन करता है? माइनॉरिटीज करती हैं, वर्ड ओवर। क्यों? उनको हमेशा डर रहता है कि मेजॉरिटी के वजह से उनका सांस्कृतिक और धार्मिक उनका उत्पीड़न हो सकता है। यहां उल्टी स्थिति है। यहां पे मेजॉरिटी कह रही है कि एक कानून लाना चाहिए जिसमें कि एंटी कन्वर्जन जो है वो एक्ट आना चाहिए। क्यों यहां उल्टा हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसने सारा माहौल खराब कर रखा है। मैं सिर्फ एक, जहां तक राज्य सरकार है उसका एक ही धर्म होगा। ये सवाल एक ही धर्म होगा, वो ये धर्म होगा कि चाहे कोई ही हो, कानून कानून है, कानून का उल्लंघन हम किसी को नहीं करने देंगे। सुधांशु जी, मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर सपा के इस वक्त जो है नुमाइंदा हमारे साथ शोपन नहीं है। साहिब सिंह सैनी को हमारे साथ होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं आए। रीता जी, मैं सुधींद्र जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि एक राजनीतिक दलों की गैर जिम्मेदारी भी तो नजर आती है ना। अब रीता बहुगुणा जोशी ने आरएसएस का नाम ले लिया, कलराज मिश्रा आकर कुछ नाम ले लेते हैं, आजम खान आकर कुछ नाम ले लेते हैं। क्यों ना मामलों की इन्वेस्टिगेशन तक राजनीतिक दल कम से कम अपनी रोटियां सेकने की कोशिश ना करें, जिम्मेदारी से बयान दे। मैंने आरएसएस ने, मैंने, चलिए रीता जी आप बोल लीजिए, फिर मैं सुधींद्र जी के पास जाती हूं। 14 एमपी और 40 एमएलए को मैं बोलूंगी जी। देखिए, जो इन्होंने कहा, आपने कांट का मामला लीजिए, 14 एमपी और 40 एमएलए, सब एमएलए को कहा गया कि कांट पहुंचो और जाकर वहां पर आप आंदोलन करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये संघ परिवार के हिस्सा नहीं है तो बोले कहीं भी कोई अगर संवेदनशील स्थिति उत्पन्न होती है, सारे दलों को मिलकर उसको, सारे दलों को मिलकर रोकनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने ये कह रही हूँ, अपराध को रोकना चाहिए, पर अपराध को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। दो लड़के लड़ते हैं तो उसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। अगर अपराध हो रहा है लड़की का अगर बलात्कार हुआ है, इसको एक मिनट सुधींद्र जी, जिस चीज का, जिस विरोध का जिक्र कर रहे हैं, करती हैं रीता जी, सुधांशु जी एक मिनट करिए, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में गंभीरता रखिए। सुधांशु जी, रीता जी आपसे चाहूंगी मैं कि आप एक मिनट, अगर आप थोड़ा सा शांत हो सके। सुधींद्र जी, जिस विरोध का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, उसको सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। रीता जी एक मिनट, मैं आपसे चाहूंगी मैं कि सुधींद्र जी को भी मैं डिबेट में जोड़ सकूं। सुधींद्र जी, जिस विरोध का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, उसे आंदोलन का नाम दे रहे हैं। क्या ये आंदोलन है? ये राजनीतिक दलों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हो जाती आप वहां उस मामले को जो है और ज्यादा आग में घी डालने का काम करने के लिए पहुंच जाते हैं? जहां पर बलात्कार जैसी घटनाएं हो, जहां पर हत्याएं हो या सांप्रदायिक तनाव और टकराव हो, वहां पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वहां पर संजीदगी के साथ सद्भाव बनाए रखें। और अगर हम वहां पर तुष्टीकरण के नाम पर टकराव पैदा करेंगे तो हम अपने संविधान के साथ, अपने लोकतंत्र के साथ हम निश्चित तौर पर स्वयं तौर पर उस पर कुठाराघात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी की और लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी परिस्थितियों में आग में घी डालने का काम न करें, बल्कि वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए
ये जरूरी है। सरकार पर दबाव बनाकर जो अपराधी लोग हैं उनको दंडित करवाएं, ना कि ये वहां पर जाकर तुष्टीकरण। अपराधीकरण हो रहा है तो तुष्टीकरण कहां से आ गया? ये अपराधीकरण है और सरकार का विफलता है। ये हम लोगों को सामने प्रकाश में लानी चाहिए। चलिए इस पर कम से कम आप लोग आम सहमति बना रहे हैं। यहाँ झट से एक सवाल ले लेंगे। लखनऊ से अतुल यादव ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं क्या कहना है अतुल का। कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं राजनीतिक दल? और फेसबुक पर दिव्यांशु राठौड़ ने लिखा है कि सामान्य घटनाएं सांप्रदायिक रंग तभी लेती हैं जब लोगों को प्रशासन पर भरोसा ना हो। सुधांशु जी, आखिरी आपसे 20 सेकंड्स में कमेंट चाहूंगी कि आप एश्योरेंस देंगे आपकी पार्टी किसी तरीके से जो है फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स करने की कोशिश नहीं करेगी? सरकार की विफलता अपनी जगह आप लोग नहीं सकेंगे? बिल्कुल नहीं। हम एक बहुत जिम्मेदार राजनीतिक संगठन है। हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। हम सामाजिक सद्भावना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते ये हो केस जो है केस रजिस्टर नहीं हुआ, देर हुई, क्यों नहीं प्रशासनिक कार्रवाई करी गई? जिन्होंने ये सारी घिनौनी हरकत करी उनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जब तक प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। प्रशासन को निष्पक्ष करिए ताकि रूल ऑफ लॉ चले। ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो निश्चित रूप से कानून का डर नहीं होगा तो जमीन भी जो है हमेशा कहीं ना कहीं तैयार रहेगी ताकि दूसरे लोग आकर, दूसरी ताकतें आकर जो है इसका और ज्यादा गलत फायदा उठा सके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधिंदर जी, साथ ही साथ रीता बहुगुणा जोशी और सुधांशु मित्तल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिब सिंह सैनी हमारे साथ नहीं जुड़े इस कार्यक्रम में, समाजवादी पार्टी के, हालांकि उनको इन सवालों का जवाब देना था कि प्रशासनिक तौर पर अखिलेश यादव सरकार आज की तारीख में पूरी तरह से विफल क्यों नजर आ रही है। जिस चिंगारी को आप वक्त रहते शायद रोक सकते हैं वो पूरी तरीके से आग बनकर क्यों भड़क रही है। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने पूछा था कि क्या उपचुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की फिजा बिगाड़ी जा रही है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 60% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 40% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश जिसे कभी जो है उत्तम प्रदेश का सपना बार बार उसको लेकर दिखाया जाता है, लेकिन आज की तारीख में वहां नफरत की सियासत की जा रही है और इसके पीछे जो वजह है कि कानून व्यवस्था का डर नहीं रह गया है प्रदेश में। प्रश्नकाल में अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और कुछ और तीखे सवालों के साथ।